begin with the class of today and let's begin. अच्छा, सबसे पहला सवाल है, these are old questions but let's see how we fare in it. The first question is define gravitational potential at a point. यार ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है. I'm just going to quickly write it down. It is the work done. It is the work done in moving unit mass. Unit mass आएगा, be careful, gravitational potential है. अगर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता तो हमारे पास यूनिट चार्ज आता, मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता. यूनिट mass from infinity to a point in a gravitational field. यहाँ तो पहुंच गया. चलो, that is done. A stone of mass m has a gravitational potential energy EP at a point x in a gravitational field. Okay, the magnitude of the gravitational potential at x is phi. Okay, so we know that. State the relationship between all these three. Well, मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है कि इधर जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है, बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है. EP is equal to phi m के बराबर होता है. So that is pretty much it. You only have to write this and that would be it. फिर ये मुझे कह रहा है, let's look at this question. An isolated spherical planet of radius r, okay, may be assumed to have all its mass concentrated at its center. The gravitational potential at the surface of the planet is given to us. Be careful, planet के surface पे given है, which is negative. Okay. A stone of mass is traveling towards the planet such that its distance from the center of the planet changes from 6r to 5r. Okay. Okay, that is good. Your target is to calculate the change in the gravitational potential energy of the stone. Okay. So, इधर हम लोग use कर सकते हैं. Listen. What we can do is very simple कि इधर हमारे पास आएगा, यार ये लव है का नहीं, तो इधर हमारे पास सबसे पहले चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आना चाहिए एक मिनट, एक और चीज है कि phi m हमें आना चाहिए. सो phi चेंज इन phi m, सो m चेंज इन phi, ये हमें निकालना है. कैलकुलेट द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन. सो दिस इज गोइंग टू बी, अब इसके अंदर एक m तो है हमारे पास, बट लेट्स जस्ट लुक एट दिस थिंग कि हमें करना क्या. m हमारे पास गिवन है, सो दैट नो प्रॉब्लम विद दैट. सो ऑल वी नीड टू डू इज 1.30, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर. अब हमारे पास 6r to 5r जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये आ जाएगा -g कैपिटल M, जो कि प्लैनेट का मास होगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास प्लैनेट का मास गिवन है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. सो दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय टू 5r, तो इसका मतलब है 5r हो जाएगा, और फिर माइनस ब्रैकेट्स के अंदर फिर आ जाएगा -gm over 6r. यहाँ तक तो पहुंच गए. Now the big problem is that we do not have this value of m. So how do we deal with this? इसको हमें डील करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे कैपिटल M तो चाहिए, कैपिटल M के बगैर तो मैं कर नहीं सकता. तो एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास एक हिंट यहाँ पे गिवन है कि सरफेस पे गिवन है, सरफेस का पोटेंशियल गिवन है. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग इसके बराबर कर सकते हैं. -6.30 into 10⁻⁷ should be equal to gm minus gm over रेडियस क्या है, r है. ये कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं. तो ओ माय गॉड, दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इस पूरे gm को इसके बराबर कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा gm is equal to, एक्चुअली माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6.30 into 10⁻⁷ multiplied by r. ये यानी r पहले लिख दूंगा मैं इसमें. तो अब मैं एक काम कर सकता हूं कि इसको उठाकर मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. मैं चाहूं तो मैं gm को कॉमन भी निकाल लूं, लेकिन जस्ट बिकॉज देयर आर सम बायो स्टूडेंट्स, इनकी थोड़ी सी मैथ्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं एज इट इज चलना चाह रहा हूं. तो हाउ अबाउट दिस? सो 1.30, लेट्स सी इफ दिस मूव्स टेक्निकली वर्क्स आउट. सो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 6 एक्चुअली मैं इसको r बस, हाँ ठीक है, 6.30 into 10⁻⁷ multiplied by r over 5r plus
माइनस माइनस प्लस होता है, तो फिर अगेन मेरे पास आ जाएगा 6.30 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय आर ओवर 6r। ये हम लोग कर सकते हैं। तो द थिंग इज वी ऑलरेडी गॉट रिड ऑफ दिस m, सो r भी इधर से चले गए हमारे पास, एंड जस्ट सिंप्लीफाई दिस थिंग। लेट्स सी, अब मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में ये वैल्यू निकालते हैं क्या आती है, देखते हैं। 1.30 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स के अंदर ये हो जाएगा 6.30 into 10⁻⁷, and then we are just going to divide this by 6, और फिर हमारे पास आ रहा है माइनस, एंड वी विल गेट अनदर ऑफ दिस वैल्यू। तो ये आ रही है हमारे पास तकरीबन, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, मेरे पास अगर मैं कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ तो ये वैल्यू, मैं इसमें इंजीनियरिंग मोड ऑन कर रहा हूँ, तो दिस इज समवेयर अराउंड, the change is actually negative, so minus 2.73 into 10⁻⁶ joules मेरे पास आ रही है, and it makes sense. Technically you are coming closer to the planet. पहले आप planet से 6r के distance पे थे, ये 6r है, और अब आप 5r पे आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप क्लोजर आए। तो सिंस द पोटेंशियल एक्चुअली बिकम्स मोर नेगेटिव, सो इसका मतलब है कि हमारे पास टेक्निकली चेंज आया वो नेगेटिव आया, लेकिन चेंज आपकी मर्जी है, आप माइनस साइन लगा के लिखो या बगैर लिखो। तो मैं फिलहाल माइनस साइन के बगैर लिख लेता हूँ, तो 2.73 इंटू 10⁻⁶ जूल्स आना चाहिए आपके पास। सो दिस इज इट। इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लमेटिक पार्ट था, वो ये था कि यहां पर हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू नहीं थी। उसके लिए हमने फिर यहां पे से जाकर somehow you were supposed to spot this GM over here, which would make your life easier. So this is done. Let's move on to the next question. ये मुझे कह रहा है, ये SHM का सवाल है। A student investigates the energy change of a mass oscillating on a vertical spring as shown in figure 4.1. Okay. The student draws the graph of the variation with displacement x of energy E of the oscillation as shown in figure 4.2. Okay. ये वाला जो हमारे पास कर्व नजर आ रहा है, ये वाला जो कर्व है, दिस कर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हमें पता है कि जीरो डिस्प्लेसमेंट पे हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क दिस एज दिस। सो दिस इज प्रीटी मच इट। अब लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन टेल्स अस। स्टेट वेदर द एनर्जी E रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी, the potential energy, or the kinetic energy. It is the kinetic energy. सिर्फ state करना है without reason, तो this is going to be kinetic energy. मैंने reason भी आपको बता दिया, लेकिन reason जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। ये भी हो गया। next part हमारे पास चल रहा है, the student repeats the investigation but with a smaller amplitude. Okay, the maximum value of E is now found to be 1.8 millijoules. Okay, ये हमारे पास आ रहा है। Use this figure to determine the change in the amplitude. Explain your working. Okay. तो 1.8 मिली जूल्स हमारे पास है। एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, पहले वो देखते हैं कि उसमें क्या चीजें आती है। एक चीज हमारे पास है कि इधर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ ओरिजिनल की, और उसकी जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है वो भी है 1.5 सेंटीमीटर। तो एक चीज इधर हम लोग कर सकते हैं, इधर देखो, E के एक्चुअली E के इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। इनफैक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ mv0²। v0 इज इक्वल टू x0 ओमेगा होता है, और इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास E के का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 mx0 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक चीज रियलाइज करने की है कि हमारे पास इसके अंदर क्या चीजें गिवन है। Let's just go back and look at this question. We do not have the mass with us. We do not have omega with us. But luckily, we don't even need this, because even अगर हम लोग amplitude को कम भी करते हैं, omega would remain constant. तो इसका मतलब है कि हमारे पास technically ये और ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो क्या हम लोग इधर लिख सकते हैं, एक चीज लिख सकते हैं कि E के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x0², यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। तो हमारे पास यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि शुरू में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, वो वाली एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये वाली, कोई मुझे बता सकता है कितनी है ये? दिस इज गोइंग टू बी 2.4, राइट? सो 2.4 मिली जूल्स
is directly proportional to originally कितनी आ रही थी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, सो 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आया। अब हमारे पास मेन टारगेट ये है कि नेक्स्ट हमारे पास, इसने खुद हमें कुछ बोला है, इधर सवाल में बोला था कि हमारे पास नेक्स्ट केस में स्मॉलर एम्पलीट्यूड आएगा बट एट दिस एनर्जी 1.8 मिली जूल्स पर। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इधर हम लोग लिख लेते हैं 1.8 मिली जूल्स एंड लेट्स फाइंड दिस रेशियो। सो x सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर लेते हैं एंड लेट्स फाइंड दिस वैल्यू। सो इसको हमें सॉल्व करना है एंड लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग टू फाइंड दिस x। सो ये हो जाएगा, एक बार मैं भी कर लेता हूं, तो 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का स्क्वायर एंड फिर इसमें से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास, एक मिनट, सो 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का स्क्वायर किया एंड डिवाइडेड बाय 2.4 किया और उसके बाद इसमें रूट ऑपरेशन लगाकर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है तकरीबन आ रही है 1.3 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है, राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास आ रही है न्यू एम्पलीट्यूड, सही है। सो द न्यू एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली अब एक मिनट देयर इज अ प्रॉब्लम। ये हमारे पास नया एम्पलीट्यूड तो आया है, लेकिन इसने मुझे बोला चेंज इन एम्पलीट्यूड निकालना है। ओह माय गॉड। सो चेंज इन एम्पलीट्यूड must be equal to 1.5 minus 1.3 हो जाएगा। So that is going to be 0.2 centimeter का almost change आ रहा है। So this is going to be the answer we were looking for. That is pretty much it. This is done. I hope this is clear. कोई questions किसी ने कोई पूछा है? ठीक है। Next step. अब ये आ रहा है, this is an easy question. ये तो recent papers में भी आ चुका है। An isolated solid metal sphere of radius r is given a positive charge. Okay. The distance from the center of the sphere is x. Okay. The electrical potential at the surface of the sphere is V naught. Okay. On the axis, sketch a graph to show the variation with distance x of the electric potential due to the charged sphere for values of x from x is equal to 0 to x is equal to 4r. Okay. So सबसे पहली चीज है, मैक्सिमम हमारे पास, क्योंकि ये पॉजिटिव स्फीयर है तो ऊपर की तरफ ही आएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा। और फिर हम लोग एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा आसानी अपने लिए क्रिएट करते हैं, यहां से लेकर एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स और 4 ब्लॉक्स कर लिया। तो 2r पर यहां पर मेरे पास एक्चुअली जो r था, यहां पर मेरे पास ये आ रहा था kq ओवर r के बराबर था। इसका मतलब है कि नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पास kq ओवर 2r होगा, यानी इसका मतलब है कि v नॉट का आधा। तो इसका मतलब है कि एक पोजीशन तो मेरे पास ये आ जाएगी, दिस इज द सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन में हमारे पास आ जाएगा 4 ब्लॉक्स। हमें पता है ना कि kq ओवर r इज इक्वल टू 4 ब्लॉक्स। तो अब ये हमारे पास जाएंगे जो ये kq ओवर 3r कितने ब्लॉक्स के बराबर हो जाएगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। सो इसका मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ये आ रहा है तकरीबन 1.3 ब्लॉक। सो 1.33 ब्लॉक का मतलब है कि 1.1233 यहां पर कहीं पे आ जाएगा, एक पॉइंट इधर आ गया। उसके बाद हमारे पास एक आएगा 4r पे। सो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब है कि डायरेक्टली 1 ब्लॉक आएगा। तो 1 ब्लॉक मैंने इधर मार्क कर लिया। सो हाउ अबाउट दिस कि मैं इस पे ये भी लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा kq ओवर 2r था, ये था kq ओवर 3r और ये हमारे पास है kq ओवर 4r। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ड्रॉ अ स्मूथ कर्व। सो स्मूथ कर्व हम लोग यहां से बना रहे हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ द स्मूथ कर्व। यहां से गए और ये ऐसे गए और ये, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने, हमारे पास जो है यहां से गए और ये हमारे पास कर्व आ रहा है। फ्री हैंड ही मैंने ड्रॉ किया है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं की है। लेकिन अभी भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब एक चीज है कि इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0,
जीरो अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो इसका मतलब है कि हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए, यानी पोटेंशियल जो है टेक्निकली वो फ्लैट होना चाहिए, ग्रेडियंट फ्लैट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक लाइन ये भी जाएगी इधर से। सो देयर वी हैव इट, बिकॉज इसने मुझे बोला था कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर 4r तक जाना है। ये भी हो गया हमारे पास। सो दैट इज प्रीटी मच इट, दिस पार्ट इज डन। सो 3 मार्क्स आपके हुए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है बी पार्ट। The electric field strength at the surface of the sphere is E naught. On the axis sketch, अच्छा okay sketch करना है। So let's just begin. अब इस बार हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। Be careful, electric field strength is equal to KQ over R square होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहला पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमें पता है कि इनसाइड द स्फीयर जीरो होती है। तो एक लाइन यहां से बनाकर एक काम ये भी कर सकते हैं कि पहले ये भी मैंने बना दिया इधर, ताकि जीरो से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद सरफेस के बाद सरफेस पे मैक्सिमम होगा और उसके बाद फिर गिरेगा। अब 2r का मतलब ये है कि वंस अगेन E नॉट itself is equal to 4 blocks, 1 block, 2 block, 3 block, 4 blocks। तो ब्लॉक्स पे काउंट करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो हमारे पास 2r पे जाकर ये हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डायरेक्टली 1 ब्लॉक के बराबर आएगा पहला पॉइंट, एक यहां पर आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.4 ब्लॉक्स। तो 0.44 का मतलब है 0.1 2 3 4, और कहीं यहां पर बीच में कहीं पे आ रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कर लिया। एक ये पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 16। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 0.25 ब्लॉक्स आएगा। तो 0.25 का मतलब है हमारे पास इस ब्लॉक का 0.25 यानी 1 2 2.5 ब्लॉक। तो इधर कहीं पे आ जाएगा एक क्रॉस पॉइंट। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस कर्व, स्मूथ कर्व वंस अगेन। ये स्मूथ कर्व हमारे पास जाएगा, लेकिन यू कैन क्लियरली सी दैट के जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व होता है वो बहुत शार्पली नीचे गिरता है। अब इसमें ये वाले जो असिस्टेंट लाइन थी ये मैंने हटा दिए हैं। सो देयर यू हैव इट, दिस इज द कर्व ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों आपके सामने रखता हूं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का कर्व है, ये E का कर्व है, और ये हमारे पास V का कर्व है। यू कैन सी दिस, ठीक है। So let's just move on to the next question. ये वाला अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास एक और सवाल है, इधर देखो। A light spring is suspended from a fixed point. A bar magnet is attached to the end of the spring as shown in figure this. In order to shield the magnet from the draughts, a cardboard cup is placed around the magnet but does not touch it. Okay. The magnet is displaced vertically and then released. The variation with time t of the vertical displacement y of the magnet is shown in figure 1.2. Okay. So this is pretty much an SHM movement. Mass of the magnet is given to us as 130 gram. इसका मतलब है कि 0.13 kg. Okay. For the oscillation of the magnet, use this figure to determine the angular frequency omega. Okay. So omega is equal to 2 pi fp हो सकता है या 2 pi over t भी हो सकता है. So we'll go with this one because time period निकालना इसमें आसान है. हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एक पूरी वेव होगी या एक पूरा साइकिल होगी, क्योंकि क्रस्ट टू क्रस्ट इज वन साइकिल। तो इधर से लेकर इधर तक जो हमारे पास टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 0.3 सेकेंड्स। ओके, सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 0.3 सेकेंड्स। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही होगी अगर हम लोग ये निकालेंगे? तो मिस्टर उमर के पास कैलकुलेटर है एंड ही इज यूजिंग इट। तो ये हमारे पास आ रही है तकरीबन, हमारे पास आ रही है राउंड ऑफ होकर 20.9, या मैं इसको 21 भी लिख सकता हूँ, रैड पर सेकेंड। सो दिस इज डन। फिर मुझे कह रहा है शो दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेट्स इज 6.4 मिलीजूल्स। आसान है बहुत। के ही निकालना है, तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि इधर आकर निकालते हैं, ठीक है, बल्कि उधर ही निकाल लेते।
लेट्स सी, लेट्स नहीं, बल्कि जगह नहीं है, तो इसके लिए मुझे इधर करना पड़ेगा. सो लेट्स फाइंड इट आउट. सो मैक्सिमम ई के इज इक्वल टू हाफ m x नॉट ओमेगा होल स्क्वायर, यानी 1/2 m x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ओके, सबसे पहले हमारे पास मास गिवन है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.13 kg, वो आपके पास इधर लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट, मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है, इधर देखते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.5. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली 1.5 सेंटीमीटर, बी केयरफुल. सो इसका मतलब है कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² का होल स्क्वायर करेंगे. उसके बाद हमारे पास ओमेगा जो है, क्योंकि ये राउंडेड ऑफ वैल्यू थी, तो मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, 2π/0.3 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो ई के की वैल्यू आ रही है वो आप निकालो और चेक करो कि ये आ रही है. लेट्स फाइंड इट आउट. सो 0.5 multiplied by 0.13 multiplied by 1.5 into 10⁻⁻² का होल स्क्वायर किया और मल्टीप्लाइड बाय 2π डिवाइडेड बाय 0.3 किया और उसके बाद फिर इसका भी स्क्वायर करते हैं. सो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है तकरीबन 6.415 into 10⁻³ जूल्स आ रही है. सो गिव और टेक 6.4 मिली जूल हमारे पास वैल्यू आ रही है, एंड दिस इज एक्चुअली प्रूव्ड बिकॉज दिस वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड. सो दिस इज प्रीटी मच इट. हो गया ये वाला सवाल सॉल्व. आगे चलते हैं. फिर ये कह रहा है, ओके लेट्स ट्राई दिस आउट. An isolated spherical planet has a diameter of 6.8 into 10⁻⁶ meters. Its mass of 6.4 may be assumed to be a point mass at the center of the planet, which is a good thing. Show that the gravitational field strength at the surface of the planet is this. Okay, अब मसला इसमें सबसे बड़ा ये है, यहां पे तो डायमीटर गिवन है, तो करते हैं इसको सॉल्व. सो G इज इक्वल टू GM/R² होता है, या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, D/2 का होल स्क्वायर कर लें इधर, ये भी कर सकते हैं, डायमीटर/2 का स्क्वायर कर लेते हैं. सो G की वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻⁻11 multiplied by the mass is 6.4 into 10⁻23. एंड फाइनली इसके ऊपर हमारे पास आता है डायमीटर है हमारे पास, ये एक्चुअली मुझे पता है कि d²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मैथमेटिकली, सो दिस इज गोइंग टू बी d² इधर, तो ये हो जाएगा 6.8 into 10⁻⁶ का होल स्क्वायर किया मैंने. सही है, ये 4 मैथमेटिकली नीचे से ऊपर चला जाएगा. यहां तक तो पहुंच गए. अगर आप इसको सॉल्व करोगे, लेट्स डू दिस कैलकुलेशन. सो 6.67 into 10⁻⁻11 multiplied by 6.4 into 10⁻23 multiplied by 4 divided by 6.8 into 10⁻⁶ का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास गिव और टेक ये वैल्यू आ रही है 3.69 न्यूटन पर केजी, और इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 3.7 न्यूटन पर केजी हमारे पास वैल्यू आ रही है, विच इज प्रूव्ड. ये भी हो गया हमारे पास सवाल सॉल्व. फिर हमारे पास आगे चलते हैं. अ स्टोन ऑफ मैस 2.4 kg is raised from the surface of the planet. Just give me a minute. I'll just take out my cool drink. Sting तो होनी चाहिए, एक मिनट. You can clearly hear the sound. बेटे कार्ब्स की जरूरत पड़ती है to actually make the brain work harder. खैर, ये कह रहा है a stone of mass 2.4 kg is raised from the surface of the planet through a vertical height of 1800 meters. Okay. Use the value of the field strength given in this to determine the change in the gravitational potential energy of the stone. अच्छा, खुद ही इसने हिंट दे दिया है
कि यार फील्ड स्ट्रेंथ ही यूज करो, यानी यही वैल्यू जो जी की है यही इस्तेमाल करो। क्यों करेंगे ये वैल्यू? हमें तो पता है कि यार जी की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन इसमें चीज एक नोट करने की है कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ द प्लैनेट है वो आ रहा है 3.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, नॉट द डायमीटर। और ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो हाइट आ रही है अबव द सरफेस, दिस इज टू स्मॉल कंपेयर टू दिस। ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो मैं इधर कर सकता हूं हाइट अबव सरफेस इज, इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं जैसे और लिखते हैं is very much small compared to the radius of the planet। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन योर वर्किंग है ना, G can be taken as constant। ठीक है, वैसे तो आप पूरा भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ये सब निकालना पड़ेगा। लेकिन लकीली हमारे पास क्या है कि प्लैनेट है, प्लैनेट का रेडियस बहुत बड़ा है, और जो हाइट डिफरेंस आ रहा है जो सरफेस से हमारे पास जा रहा है, ये हाइट बहुत छोटी है, इधर से सिर्फ इधर तक मूव कर रहे हैं। तो भाई अगर इतनी छोटी हाइट है तो इसके अंदर हम लोग जी की वैल्यू को कांस्टेंट ले सकते हैं। यही कर रहे हैं, जी कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। लकीली इसने खुद भी बोला भाई था ये बात। तो हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जीपीई मस्ट बी इक्वल टू एम जी एच। बी केयरफुल, जी की वैल्यू 9.81 नहीं है, इधर हमारे पास 3.7 है। सो मास कितना है हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 3.7 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ले रहे हैं हमारे पास 1800 मीटर्स। सो दैट इज प्रीटी मच इट। लेट्स फाइंड दिस वैल्यू। ये आ रही है आपके पास रफली, अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर पे निकालेंगे, 16,000 जूल्स के बराबर आ रही है मेरे पास। टू सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने राउंड ऑफ किया इसको। सो 16,000 जूल्स, दैट इज प्रीटी मच इट। जूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज डन। फिर ये कह रहा है अ रॉक इनिशियली एट रेस्ट एट इंफिनिटी, ओके, moves towards the planet, okay, at point P its height above the surface of the planet is 3.5 d। be careful, diameter का है ये हिसाब, where d is the diameter of the planet as shown in figures 1.1, okay, इस बार distance बहुत ज्यादा है। your target is to calculate the speed of the rock at point P assuming that the change in the gravitational potential energy is all transferred to KE, okay, kind of cool। यानी हमारे पास कहीं इंफिनिटी था और इधर से हम लोग इधर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं कि पहले यहां का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको बराबर कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर के। तो हमारे पास कर सकते हैं, इधर वर्किंग सारी इधर कर रहा हूं मैं। सो आई होप मुझे जगह मिल जाए इतनी सारी करने के लिए। डी भी है इधर, एक काम कर लेते हैं, डी की वैल्यू मैं ले आता हूं नीचे से ऊपर से। So diameter is 6.8 into 10 raised to power 6। D की वैल्यू है, पता नहीं कितनी थी, भूल गया, 6.8 into 10 raised to power 6, 6.8 into 10 raised to power 6 मीटर्स है। अब इसमें एक और भी ख्याल करना है, हमारे पास इधर से लेकर इधर तक रेडियस भी आएगा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लिए जाते हैं हमेशा। सेंटर भी मैंने गलत बनाया इधर, दिस इज द सेंटर, ओके। So this R is going to be 3.4 into 10 raised to power 6 meters. Okay, ये भी हो गया हमारे पास, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग एक काम करते हैं कि पहले मैं एक काम करूंगा कि इधर पोटेंशियल निकालते हैं। तो हमारे पास टेक्निकली इंफिनिटी से आ रहा होगा तो चेंज इन पोटेंशियल ये हो जाएगा हमारे पास। सो m डेल्टा फाई, एक्चुअली फाई बस ले लेते हैं, इसको m फाई कर लेते हैं इधर। m फाई must be equal to half m v square,
कर सकते हैं। हमारे पास ये हो गया m कैंसिल आउट, यानी इसका मतलब है कि उस पत्थर के मास की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब फाई जो है टेक्निकली इंफिनिटी से इधर तक का है, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं ताकि वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव निकले। क्योंकि चेंज ही है टेक्निकली ये, या मैं इसको लिख सकता था, इसको मैं कर सकता था, ये भी लिख सकता था मैं इधर m डेल्टा फाई कर लेते हैं, ठीक है, दैट मेक्स मोर सेंस। ये कैंसिल आउट हो गया था। हमारे पास चेंज इन फाई निकालना है। अब चेंज इन फाई हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास माय गॉड जी, पहले मैं लिख लूं जी, मास ऑफ द प्लैनेट कितना है हमारे पास, mass of the planet is 6.4 into 10 raised to power 23 kg given है, gm over जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा 3.5d प्लस 3.4 into 10 raised to power 6। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है 6.8 into 10 raised to power 6। ओ माय गॉड, गलत कर रहे हैं, 3.5 multiplied by 6.8 into 10 raised to power 6 किया, और फिर प्लस इसके अंदर मुझे एक और भी ऐड करना है, वो रेडियस भी ऐड करना है। सो 3.4 into 10 raised to power 6। यार इतना ज्यादा इंटेंस सोचेगा कौन कि ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, यानी वीकर कैंडिडेट्स को तो तेल निकल जाएगा इसमें। खैर यहां तक तो पहुंच गए, एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, यहां तक भी पहुंच गए। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और कैलकुलेशंस भी इतनी सारी हैं यार, ओ माय गॉड, यानी अगर आपने दिमाग पूरा इस्तेमाल करके आपने सारे लॉजिक भी बना ली तो कैलकुलेशन भी हैं। 6.67 into 10 raised to power minus 11 multiplied by the mass of the planet कितना था, भूल गया मैं, 6.4 into 10 raised to power 23, 6.4 into 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है 3.5, ये अनस वेटिंग रूम में, इसको ऐड कर लो, 3.5 into 6.8 into 10 raised to power 6 और फिर प्लस 3.4 into 10 raised to power 6 ये, और फिर दिस इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं इधर और पूरे पे रूट ऑपरेशन लगा देते हैं। ये आप करोगे तो डायरेक्ट v आंसर आ जाएगा। अब ये v निकालो यार, इसकी कैलकुलेशन आप करो, ओ माय गॉड, करो इसकी कैलकुलेशन, मैं भी करता हूँ एक जगह पर। ये आ रही है हमारे पास v की वैल्यू तकरीबन आ रही है, v की वैल्यू आ रही है 1771.67 मीटर पर सेकेंड। वेल अब इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, लेट्स सी द डेटा दैट वी हैव इज ओनली, जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 2 है, तो गिव और टेक 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे जवाब दे रहा हूं, 1800 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये हमने कर लिया सवाल सॉल्व, ये अच्छा खासा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। ओके, सो दिस डील्स विद आई गेस सर्कुलर मोशन होगा, हाँ। A large ball is made from the part of a hollow sphere. Okay. A small spherical ball is placed inside the bowl and is given a horizontal speed. Okay. The ball follows a horizontal circular path. ये वाला path, you can see that. फिर ये कह रहा है of constant radius as shown in figure 2.1. Okay, that's good. The forces acting on the ball are its weight W and the normal reaction force R of the ball on the ball as shown in figure 2.2. Okay. पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल while reading the question। मैं भी एज अ स्टूडेंट ही कर रहा हूं इसको। So let's see. The normal reaction force is at an angle theta to the horizontal. So we have theta over here, you can see that. अब मुझे बोल रहा है by resolving the reaction force R into two perpendicular components, show that the resultant force acting on the ball is given by this expression. Oh my God.
तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। पहले इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व किया, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा r cos थीटा। फिर इसको हम लोग वर्टिकली भी रिजॉल्व कर लेते हैं, वर्टिकली रिजॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा r sin थीटा। ओके, एक तो देखते ही देखते हमारे पास इक्वेशन बन रही है। पहले r sin थीटा वर्टिकली रिजॉल्व करने के बाद तो w तक तो पहुंच गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये जवाब बोल रहा है कि इसमें W भी आया और F भी आया। F क्या था, दोबारा पढ़ लेते हैं। By resolving the reaction force R into two perpendicular components, show that the resultant force acting on the ball. Oh my God! अब सीधी सी बात है कि बॉल सर्कुलर मोशन में घूम रही होगी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सो हमारे पास r cos थीटा ही है जो इसको सर्कल में घुमा रहा है, तो दैट मींस r cos थीटा इज इक्वल टू f। यानी मैं इसको लिख सकता हूं, ये हमने लिखा, सही है। अब फाइनली मैं एक काम कर रहा हूं, मैथमेटिकली साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स जस्ट डिवाइड द टू इक्वेशंस। सो r sin थीटा divided by r cos theta is equal to w over f. So r gets cancelled out and we are left with tan theta is equal to w over f, and finally w is equal to f tan theta. हो गया ये सवाल सॉल्व। So that is pretty much it. अच्छा सवाल था, nice question. फिर हमारे पास आगे चलते हैं। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोर्स F फॉर द मोशन ऑफ द बॉल इन द बॉल। मिस्टर उमर, क्या आंसर होना चाहिए? एग्जैक्टली हमारे पास है F इज द सेंट्रीपिटल फोर्स which is making the ball go in a circular path. सही है, हो गया। Sorry for the handwriting, but you are used to this handwriting. It's a blessing in disguise, by the way. अच्छा, फिर हमारे पास I think कितना रह गया? बस I think that is pretty much it. Last question है। The ball moves in a circular path of radius 14 centimeter. Okay, centimeter तो 1.14 meters. For this radius, the angle theta is this. Your target is to calculate the speed of the ball. Okay. So सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन थी W is equal to F tan theta. W is equal to F tan theta होगा। अब यहां पर आके हम लोग फंस गए हैं कि हमारे पास F नहीं है, लेकिन W को हम लोग खोल सकते हैं। W हमारे पास खुलेगा mg, और F भी खुल सकता है हमारे पास, फोर्स भी खुल सकता है, ma लिख सकते हैं इसको, tan theta लिख सकते हैं। mm तो कैंसिल आउट हो गया, और g और a जो है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो a इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r लगा सकते हैं इधर, v लगेगा क्योंकि हमारे पास टाइम तो है नहीं। सो g इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r tan थीटा। अब फाइनली हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट अर्थ पे ही कर रहा होगा, तो v स्क्वायर हमारा टारगेट है, v टारगेट है, रेडियस हमारे पास है 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 10, और यहां पर आ जाएगा 28 डिग्रीज। और बी केयरफुल, इसको आपको डिग्री मोड पे करना है, रेडियन मोड में नहीं कर देना। ये वैल्यू तकरीबन आ रही है, स्पीड आ रही है हमारे पास, v की वैल्यू रूट लगा था इसमें, ये आ रही है 1.6 मीटर पर सेकेंड। सही है। सो गाइस दैट इज प्रिटी मच इट। अब कल तो हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं होती है, कल तो कुछ लोगों की फिजिकल क्लासेस होंगी, कुछ की नहीं होंगी, तो फिलहाल अभी ये मैंने कर लिया है। आई थिंक दैट इज प्रिटी मच इट फॉर टुडे। आई हैव टू रन होम एंड गिव टाइम टू माय फैमिली। एनीवेज गाइस, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूं इधर, और